रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। या दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन, प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत। आज रविवार का दिन और समय है डिसेबिलिटी से रिलेटेड एक टॉपिक पर डिस्कशन करने का। आज हम उस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं जो हमारे स्कॉलर्स के साथ जुड़ा हुआ है, जो रिसर्च के साथ जुड़ा हुआ है, जो हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आए दिन हम एक खबर सुनते हैं कि अब ये वाली फेलोशिप को डिस्पर्स नहीं किया गया, आज वो वाली स्कॉलरशिप को डिस्पर्स नहीं किया। हम बात कर रहे हैं नेशनल फेलोशिप फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। कई स्टूडेंट्स का कहना है कि पिछले 20 महीनों से उनको ये फेलोशिप नहीं मिली। सिलेक्शन के बाद कई लोगों को 12 महीने से, कई लोगों को 10 महीने से, सबके अलग अलग एक्सपीरियंस है, ग्रीवेंसेस है। गवर्नमेंट को रीच आउट किया जा रहा है, गवर्नमेंट अपने अलग अलग तर्क दे रही है। कभी कहती है कि हमने कुछ रूल चेंज किए हैं, कभी कहते हैं कि पुराने रूल ही चल रहे हैं 30 सितंबर तक। तो कुछ जो कंस्ट्रक्टिव आंसर गवर्नमेंट की ओर से आना चाहिए वो नहीं आ रहा। लेकिन सफर कौन कर रहा है? हमारे स्कॉलर। क्यों? क्योंकि बेसिकली फेलोशिप का जो मतलब होता है वो यही होता है कि स्कॉलर्स को प्रोवाइड करवाई जाए और वो अपने रिसर्च को अच्छे से कंटिन्यू कर सके। लेकिन आप ये समझिए कि अगर उनको वो पैसा ही नहीं दिया जाएगा तो कैसे वो सोर्सेज और रिसोर्सेज को मोबिलाइज करेंगे, कैसे अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करेंगे। और 20 महीने तक जब आप पैसा नहीं देते हैं तो आप खुद समझदार हैं कि रिसर्च का स्तर क्या होगा, कितनी कठिनाइयां उनको झेलनी पड़ रही होंगी इन सबको ले। आज हमने सोचा कि इसी पे बात करते हैं। हमारे साथ खुद जो पीएचडी कर रहे हैं, जिनकी फेलोशिप अटकी हुई है, उनसे बात करेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ बहुत खास मेहमान है। हमारे साथ वैष्णवी मैम है जो मेंबर ऑफ डिसेबिलिटी राइट अलायंस है, साइलेंट वॉइस है लेकिन बहुत ही वाइब्रेंट वॉइस है डिसेबिलिटी सेक्टर में। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि इनके बहुत सारे जो इनिशिएटिव है ये पीछे रह के काम करती हैं, लेकिन इन्होंने कई इनिशिएटिव्स को अंजाम तक पहुंचाया है। उम्मीद यही है इस बार भी जो इनकी हार्डशिप्स है वो काम लाएंगी और बच्चों का जो हार्डवर्क है, कलेक्टिव एफर्ट है, इस फेलोशिप को जल्द से जल्द रिलीज करवाया जाए ताकि आगे भी बच्चों को प्रॉब्लम ना आए और उनकी जो रिसर्च है कंटिन्यू रहे, उसमें हम सबको सफलता मिलेगी। तो सबका मैं स्वागत करता हूँ। वी हैव वैष्णवी मैम, एज आई टोल्ड यू अबाउट हर। So Vaishnavi ma'am, welcome. Yeah, thanks for having me, Danish, and for that glowing introduction. So we have 4 students to speak about this issue. We have Mr. Mukesh from JNU. Mukesh जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। रेडियो उड़ान के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। अनुज गोयल जी हैं हमारे साथ। अनुज, बहुत बहुत स्वागत। He is also from JNU. धन्यवाद मुकेश, दानिश भाई। रेडियो उड़ान के श्रोताओं को हार्दिक अभिनंदन। Thank you. We have Shruti Pal. She's from IIPS Mumbai. Shruti ji, बहुत बहुत स्वागत। Thank you so much. Hello everyone. And we have Savya Sachi from Sambalpur University, Odisha. Savya, welcome. नमस्कार सर, सबको नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। इससे पहले कि हम स्टूडेंट्स की बात जाने, सबसे पहले वैष्णवी मैम, योर ओपनिंग कमेंट्स। Yeah, so essentially this came out of the blue and I expected this whole issue of pending kind of fellowships to be dispersed by now. So I'm kind of surprised. I really don't know, as we were discussing, Danish, I don't know what has happened this time around, because even earlier when we have intervened, I distinctly remember one article in a newspaper and the matter was resolved that week itself. So what exactly is happening with this whole system with the disabled scholars? Like you said, this problem occurs year after year with a variety of scholars, but whether it is the minority fellowship or the NFOBC, nobody has the kind of pending backlog that disabled scholars have. I mean, they are shocked. For them, it is a question of 4 months, maximum 8 months, 20 months. Nobody can understand how such a thing has happened. And which is why it kind of angers us that, excuse after excuse is being given by our own department, which is not being
upfront and clear with us as to what exactly the issue is. What the impact of all of this is, I will leave it to the people who are actually going through the difficulty to elaborate. ट्रू। मुकेश जी, आपके ओपनिंग कमेंट्स। देखिए, जिस तरीके से एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी पॉलिसी के ऊपर सरवाइव करती है, उसी तरीके से एक रिसर्चर और एक शोधकर्ता अपनी आर्थिक स्थिति यदि उसकी खराब होगी तो निश्चित रूप से उसका पूरा प्रभाव उसके शोध पे पड़ेगा, उसके रिसर्च पे पड़ेगा। ऐसी ही बहुत सारी समस्याएं हैं हमारे रिसर्चर्स के साथ, जिनको आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। और नेशनल फेलोशिप PWD, जो पहले राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप कहा जाता था, उसका नाम बदल करके जो इन्होंने NFPWD किया है, तो क्या नाम बदल देने मात्र से समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं? बल्कि हमें तो ये देखने को मिल रहा है, पिछले 5 साल से मैं एकेडमिक्स में हूँ, और एकेडमिक्स में यूं तो कहने को 5% रिजर्वेशन मिला हुआ है, लेकिन वास्तविकता ये है कि किसी भी आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी का डाटा उठा करके देख लीजिए, वहां पर सीट्स को फुलफिल नहीं किया जा रहा है और फेलोशिप नहीं दी जा रही है टाइम से। तो मेरा सवाल सरकार से और यही है तमाम लोगों से भी कि क्या हमें रिसर्च के लिए कुछ नए इनिशिएटिव लेने की जरूरत है? और आजकल जैसे कि हम देख रहे हैं कि कल जो कुछ लोग गए थे यूजीसी से बात करने के लिए ओबीसी फेलोशिप को लेकर के, उस फेलोशिप को बंद करने की भी बात कुछ हलकों में हो रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि NFPWD को भी बंद करने की बात सोच रही हो सरकार? जी अनुज जी। धन्यवाद तानिश जी। देखिए, मेरा इस समय में 20 महीने का तकरीबन ये मान लीजिए कि फेलोशिप बकाया है। मेरा जनवरी 2021 से बकाया है, पर हमारे ही संगठन में और ऐसे लोग हैं जिन्होंने बताया है कि जिनका पहले के सिलेक्शन ईयर्स में उनका सिलेक्शन हुआ है और उनका 2020 से बकाया है, तो उन लोग की भी पीड़ा जो है वो हमसे ज्यादा है। वो लोग भी और हम लोग भी जो है, सब लोग हम तब से डिपार्टमेंट को कॉल कर रहे हैं और यूजीसी को कॉल कर रहे हैं। एक संस्था दूसरे संस्था को इल्जाम लगाता है, दूसरा संस्था वापस पहले वाले संस्था को इल्जाम लगाता है, और यही सब हो रहा है, जैसे कि आपने अभी इंट्रोडक्शन में भी बताया था। लेकिन अल्टीमेटली दिक्कत किसको आ रही है? मान लीजिए कि ठीक है, कोई प्रोसीजर है, कोई गाइडलाइन है जो बोलता है कि आपको ऐसा करना होगा, वैसा करना होगा। आपका डिपार्टमेंट है, आपने नहीं किया, उनका डिपार्टमेंट है, उन्होंने नहीं किया, जो भी है, अल्टीमेटली दिक्कत किसको आ रही है? दिक्कत उसको आ रही है जिसका पैसा है, जिसको पैसा मिलना चाहिए था। ठीक है, तो आपको इस दौरान में, इस डिस्कशन में आपको दिख जाएगा कि लोगों की पीड़ाएं, लोगों के दर्द कितने रियल हैं, कितने टेंजिबल हैं। मतलब लोगों ने हमें बताया कि वो अपने कुछ कॉलर्स हैं जो मैरिड भी हैं, और वो बता रहे हैं कि वो अपने बच्चे के लिए खाना नहीं खरीद पा रहे हैं। तो इससे बेकार क्या हो सकता है हमारे समाज के लिए? ये इस लेवल पर ये बात आ चुकी है जहाँ पर इंसान को खाना, कपड़ा, मकान इत्यादि जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है। अभी तो हम रिसर्च की ही बात नहीं कर रहे हैं, रिसर्च तो उसके बाद आता है। ठीक है, कि आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि वो इंसान के पास ये सब मूलभूत सुविधाएं रहे, फिर उसके बाद में वो इंसान को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं साथ में, और वो रिसर्च कर रहा है। वो इंसान रिसर्च कर ही नहीं पाएगा जब वो खाने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। तो इसीलिए हम बार बार डिपार्टमेंट को कॉल कर रहे हैं, यूजीसी को कॉल कर रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। इट सीम्स कि डिपार्टमेंट और यूजीसी इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, और ये बहुत दर्दनाक है। राइट। मुझे लगता है मिनिस्ट्री का भी नाम चेंज कर देना चाहिए। ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है ना तो एम्पावरमेंट हो रही है, ना सोशल जस्टिस मिल रहा है, तो दे शुड हैव ए फैंसी नेम। ओके, सव्या साची जी, आपके ओपनिंग। सर, हाँ, मैं सबको नमस्कार करता हूँ, और मेरा यही ओपनिंग कमेंट है। देखिए, पहले से हमको जानना होगा कि ये स्कीम क्या है।
एक्चुअली ये 2012 में जब SC/ST को राजीव गांधी फेलोशिप इंट्रोड्यूस किया गया, उपा सरकार मनमोहन सिंह ने जब ये फैसिलिटेट किया, तो उसके बाद बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन से डिमांड आया कि PWD भी तो पर्सन विद डिसेबिलिटी जो भी हैं वो भी तो मार्जिनलाइज कम्युनिटी से आते हैं और बहुत डिस्क्रिमिनेटेड है, तो उनको भी एक फेलोशिप दिया जाए जो कि PhD करेंगे। और गवर्नमेंट भी बोलती है कि आप PhD डिग्री लेने के बाद आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर के हिसाब से आप अपने जीवन यापन कर सकते हैं किसी भी जगह, अगर आपको नौकरी मिलता है तो। ये हो गया एक पॉइंट। सेकंड पॉइंट है कि 2016 में हमारा RPWD एक्ट आ गया, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, जो कि पहले पुराना वाला एक्ट था 1995 का, वो अमेंडमेंट हो गया। वो अमेंडमेंट हो गए, मोदी जी ने बोला कि दिव्यांग बोलो, दिव्यांगजन बोलो, और उनको जो आप हैंडीकैप्ड बोलते हो या विकलांग बोलते हो वो तो उनको अपमान है ना। तो ऐसा करके ये एक एक्ट लाया, उसमें क्लियरली मेंशन किया गया कि डिस्क्रिमिनेशन अगर किया जाएगा तो उसमें वो रिपोर्ट कर सकते हैं, तो वो हो गया। तो देखिए NFPWD का क्या है कि बजटरी एलोकेशन गवर्नमेंट देती है, किसको देती है? मिनिस्ट्री को देती है। मिनिस्ट्री उसके बाद क्या करती है कि जो PhD रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं उसको इनवाइट करती है, आप लोग अपना नाम दीजिए, और फॉर्म फिलअप करवाती है। जैसे हमारे यूनिवर्सिटी से रजिस्ट्रार बोलेगा कि ये PWD कैंडिडेट है, मेरे यहाँ PhD कर रहा है, तो ऐसे होके UC आता है, UC उसको सिलेक्शन करके वो भेज देती है MJSC को, और वहां से पैसा उनको मिलना शुरू होता है थ्रू कैनरा बैंक। कैनरा बैंक को ये अच्छा, जब बजट में पैसा दे दिया गया है, तो एक अभी मेरे को ये कितना दूर तक सच है या झूठ है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मेरे को सुनने में आया है कि गवर्नमेंट इज प्रेशराइजिंग टू रिटर्न द फंड्स, या ऐसा कुछ सिस्टम कर दिया जाए कि वो फंड्स पड़ा रहे, और बहुत दिनों तक पड़ा रहने के बाद वो ऑटोमेटिक वो क्या करेंगे, लास्ट में रिटर्न कर लेंगे। अब इसको फाइनेंशियल क्राइसिस बता सकते हैं, या रिसेशन का ट्रेंड बता सकते हैं, या कुछ भी बता सकते हैं उसको। अगर देखिए, अगर आपको पैसा देना नहीं है तो एक आदमी को आशा दिलाना, जैसे मेरा 70 इयर्स का मदर है, मैं उनके साथ रहता हूं अकेले, और मैं डिसेबल्ड आदमी हूं और अनमेरिड हूं, तो आप जान सकते हैं मेरा स्थिति क्या है। मैं इधर उधर गेस्ट फैकल्टी के रूप में बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ विद माई डिसेबिलिटी, और मेरा फैमिली को मैं मेंटेन कर रहा हूँ विद माई फादर इज नो मोर। सो अभी देखिए, फाइनेंशियल डिफिकल्टी हर आदमी का होता है, वो एबल्ड हो या डिसेबल्ड हो। जैसे हम लोग शादी भी नहीं कर पा रहे हैं इसलिए कि हमारे पास पैसा नहीं, ये भी एक पॉइंट है। और डिसेबिलिटी में बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन भी है, जैसे डिस्क्रिमिनेशन ये लोग समझते भी नहीं है। हमारे डिपार्टमेंट में आप जाइए तो ये क्या स्कीम है, कहाँ से फेलोशिप तुमको मिल गया, तुम तो चल फिर नहीं पा रहे हो। दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज आर यूज्ड अगेंस्ट दिस डिसेबल्ड पीपल। ओके, तो आप कोई प्राइवेट कॉलेज में आप अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं, मैं नेट क्वालिफाइड हूँ, तो 2 स्टेट का सेट भी मेरे पास है, और मैं PhD भी कर रहा हूँ विद एंट्रेंस देके 50% से ज्यादा मार्क रख के इंटरव्यू में जाके मैंने सीट लिया है। उसके बाद भी मैं कोई प्राइवेट कॉलेज में इंटरव्यू देने जाता हूँ तो वहां का बोर्ड डायरेक्ट पूछता है कि तुम्हारा तो ये प्रॉब्लम है, तुम तो ठीक से खड़े नहीं हो पाते हो, तुम क्या पढ़ाओगे। दिस टाइप ऑफ एटीट्यूड इज टुवर्ड्स डिसेबल्ड पीपल। ओके, तो अगर हमको दिव्यांग बोला जाता है, हमको इतना डिसेबल्ड बोला जाता है, हमको ये सब बोला सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो क्या हम जो NFPWD मिल रहा है हमको, क्या उसका हक हमको नहीं मिलना चाहिए? अब डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किसके पास क्या है, वो नहीं। तो कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट आप देखिए लेने ये भी एक टीडियस प्रोसेस है। वो आपका HOD साइन करेंगे, HOD के बाद आपका रजिस्ट्रार साइन करेंगे, रजिस्ट्रार से आप जाके कनाडा बैंक में देंगे। उस टाइम में भी बहुत सारे प्रॉब्लम है। वो HOD बोलेंगे कि आप क्या किए हैं, क्या नहीं किए हैं, क्यों साइन करूं, ये क्या फेलोशिप है, दे हैव नो नॉलेज। देखिए, कोई एबल्ड आदमी को डिसेबल्ड आदमी का पेन के बारे में कोई आइडिया नहीं होता है। देखिए, एक डिसेबल्ड आदमी है अपना पेन समझ सकता है कि जब सवेरे से उठता है और वो जाता है, जो भी वट एवर ही डूज, और कोई ब्लाइंड हुआ, जैसे मेरा स्पाइनल प्रॉब्लम है, बेसिकली यू आर सफरिंग कि आपको ये स्कॉलरशिप नहीं, मेरा वही है कि मैं बेसिकली यही बोलना चाहता हूँ कि आप अगर नहीं देना चाहते हैं, एक क्लियर स्टेटमेंट जारी कर दीजिए, आज से हम लोग ये स्टॉप कर रहे हैं और आपको नहीं मिलने वाला है, ये पैसा वो रिटर्न जा रहा है। गोल मोल घुमा के किसी आदमी को दिलासा दिखा के आज मिल जाएगा, 15 दिन बाद मिल जाएगा, 1 महीने बाद मिल जाएगा, इस टाइप का ये करके उसको आप क्यों फ्यूचर उसका डार्क में डाल रहे हैं? अब उसको भी एक क्लियर ये मिल जाएगा कि नहीं भैया और मिलने वाला नहीं है, मैं मेरा
दूसरे कोई ट्यूशन पकड़ लूं या कुछ करूं, मेरे रिसर्च तो करना ही है। और रिसर्च ये देखिए, रिसर्च कम से कम 4 साल लगता है, कम से कम मेरा एक्सपीरियंस जो है कम से कम 4 साल लगता है। जेएनयू में कीजिए या स्टेट यूनिवर्सिटी में कीजिए, उसमें 10% से नीचे आपको प्लागरिज्म लाना है, पूरा ओरिजिनल कंटेंट आपको देना है। ओरिजिनल कंटेंट लिखने के लिए कितना आपको लेबर करना है और कितने बार फाड़ना है, जेरोक्स को फाड़ना है, कितने बुक्स खरीदने हैं, कितने रेफरेंसेस लाने हैं। और आपका सुपरवाइजर डेली आपको गाली देगा, बोलेगा ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, तुम आज क्यों नहीं आए। तो ये सब करने के लिए पैसा चाहिए। आप इतना जेरोक्स करेंगे, इतना बुक्स खरीदेंगे, बार बार कंप्यूटर यूज करेंगे, एक्सेस करेंगे रिसर्च गेट, दुनिया भर का जर्नल को आप करेंगे। और अभी तो यूजीसी प्लेगरिज्म के ऊपर बहुत सख्त नियम बना दिया है, 10% से नीचे लाओ, ओरिजिनल कंटेंट लाओ, समथिंग विच विल प्योरली योर ओन। आई कैन अंडरस्टैंड कि आपका जो रिसर्च सफर कर रही है काफी चैलेंजेस है, ऑब्वियसली है, उस पर भी हम बात करेंगे। वही है सर, श्रुति वही सर। देखिए, मैं पीडब्ल्यूडी के बारे में पर्टिकुलर बोल रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट को ये जो देने में इतना कष्ट हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, जो स्ट्रीमलाइन नहीं कर पा रहे हैं, क्या पैसा नहीं है, हम रिसेशन में जा रहे हैं, या हमारे इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया है, श्रीलंका जैसा सिचुएशन आने वाला है, जो भी है, XYZ व्हाटएवर इट माइट बी, उनको तो देखिए एमजेएससी का जो मिनिस्ट्री है उनको तो 30 को क्रेडिट हो जाता है सैलरी। मेरे जो है एचओडी हैं, क्या मेरे कॉलेज में जो प्रोफेसर सब पढ़ाते हैं, 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख उनको मिलता है। तो व्हाई दे विल सी आवर पेन? जो मेरे एचओडी हैं, डीन है, वो 3 लाख लेते हैं महीने, तो उनको क्या दिखाई जाएगा मेरे पेन में? ही विल ट्रीट मी लाइक ए बेगर। अरे कोई भीखमंगा आ गया भीख मांगने, दिस टाइप ऑफ एटीट्यूड ही हैज टुवर्ड्स मी, बिकॉज आई एम ए मैंने उनको आई विल गेट बैक टू यू। थैंक यू। Shruti ji. I totally agree with Sachi sir. What happened na? I talked with the department head, Nagpal sir. He said, what is the status of our fellowship? So they are like, I don't know. Then I was like, sir, you are the head of department, and how can you don't know about this? Then he is like, I'm in a long leave for 2 months. Then I was like, sir, आपको अपनी सैलरी कब से नहीं मिली है? You will get every month ना? So why you don't understand? यार आप पर पेन कैसे ना, हमारी जो प्रॉब्लम है, how can you understand? तो बोले how can you, how dare you to talk me like this? यार आप मेरे से कैसे बात कर रही हो? तो उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि आपको इस तरह से मेरे से बात करने का कोई वो नहीं है, how dare to talk me like this? Then I was कि सर क्यों ना बोलूं मैं, तो मैंने बोला, और सर आप हमारी इतनी प्रॉब्लम चल रही है, we can't get our money on time, our funds, तो आप इतनी लॉन्ग लीव पे जा कैसे सकते हो? आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो, बिना प्रॉब्लम सॉल्व किए हाउ कैन यू गो फॉर द सच अ लॉन्ग लीव? तो बोले आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो? मैंने बोला क्यों नहीं करूं मैं, मेरे को 8 मंथ कंप्लीट हो गए, आई डोंट हैव एनी फेलोशिप इन माय हैंड, एनी मनी एंड एनी सेवी, कुछ भी मेरे पास नहीं है, मेरी कई सर्जरीज हॉस्पिटल में पोस्टपोन है, तो किस वे में मैं आपसे बात करूं, आप मुझे बताइए। तो उन्होंने मेरा कॉल रिसीव करना बंद कर दिया, एंड देन फिर उसके बाद मैंने अपने अनदर नंबर से उनको कॉल किया, तो वो मुझे बोलते मुझे कुछ नहीं पता ना, मैंने एक बार बोला। तो दे आर लाइक ट्रीटिंग लाइक द, ये आई टोटली एग्री विद सर कि ये लोग ना ये जो बायसनेस होती है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये लोग बहुत ज्यादा करते हैं। दे डोंट बॉदर फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज कि इनके साथ क्या हो रहा है। हमेशा whenever I talk with department, they are like it will take time, you will have to wait. How much wait? They don't know. The exact date they are not able to tell. कि हमें नहीं मालूम एग्जैक्ट डेट क्या है। कभी बात करो तो डिपार्टमेंट हेड बोलता है कि फंड्स आ गए हैं, अब भी हमने 32 करोड़ के फंड्स दे दिए हैं, अब आपको विथिन 2 and 3 days में मिल जाएगा। देन उसके बाद मिलता ही नहीं है, फिर बात करो तो बोलते हैं वी नॉट हैव, हमारे पास फंड्स ही नहीं है। फिर उसके बाद बोलते हैं कि स्कीम्स में चेंज हुए हैं, टैक्स में दे विल टेक अ टाइम, यानी स्कीम में ऐसा कितना चेंज हुआ है। राइट, सो आई गॉट योर पॉइंट। So I think this ministry should not talk about discrimination.
when it is coming from themselves. Yeah. वो ये पॉलिसी बना रहे हैं, जब वो डिपार्टमेंट ही फॉलो नहीं करता तो कैसे वो इंश्योर करेंगे कि बाकी क्रॉस पोस्टिंग नहीं कर सकते. You don't have a right to cross post to them. They totally agree with us. Like, how can you ask like this? right. Vaishnavi ma'am, I want to understand a couple of things from you. Yeah. ये like I was reading out some articles where ministry is saying कि first they said we changed the rule, then they said okay, old rule will go on till 30th September. So when they say कि rules are there for 30th September, then what is the mess? And when you are tracking the story, how you know government is behaving according to your view, what is the ultimate solution? At the end of the day, are we left with only option to file a PIL or to request court to intervene when they are not listening? That's a good point. And while a lot of my colleagues have been saying that, you know, we will get this information itself and we will get, you know, any kind of action only with a PIL or some kind of court intervention. Having gone through the court process myself with, you know, buses and Chennai Metro, etc., I would still pause because the court is supposed to be the last option. And we have, in all reality, not exhausted all our options so far. The more disturbing issue is that how do we get accountability? Now, I understand, you know, that fine, you may, as a department, suddenly, and I'm giving the benefit of the doubt there, but you may suddenly have this whole issue of, you know, having to, actually with disabled people, there was never any issue. So I really don't know what the problem is. But even suppose there was some kind of new work and people were on leave, or God knows what their issue was. All we asked for was keep us informed. I even found a letter from earlier, from around 2 years earlier, in which our own department had put out a notice saying we are aware that there is a problem and in delayed disbursement of the NFPWD. And we, you know, the problem we hope will be resolved by such and such a date. And we hope we are kind of apologize for the inconvenience caused. Now that is grace. That is treating a human being as a human being. That is the very least you can do. And that is something I requested both the Department of Disability Affairs as well as, you know, the Department for Social Justice and Empowerment. And in both ways, I'm not getting any kind of favorable response, which kind of leads me to, you know, I mean, we're walking a tightrope over here. This is our ministry. And while we don't want to burn bridges because, you know, until it is absolutely, you know, kind of unavoidable, these are the people whom we have to continue to work with. The reality is that somehow all the other departments and ministries we are interfacing with, we are getting a much better reception. You know, we're not getting ignored. Our own ministry is ignoring us. Our own ministry is pretending we don't exist, that we're kind of subhuman. The kind of, we are now reduced to a stage in which we are investigating our own department's work. And it's reached, you know, the kind of sorry state of affairs that we have to do a kind of investigative journalism kind of effort. And only yesterday we knew without any shadow of doubt, because this clarification came from the Additional Secretary of UGC, that our own ministry, our own department has no business pointing the finger and blaming UGC for anything to do with this particular fellowship, which is the NFPWD. This has, while the document of the scheme clearly said that UGC plays no role after the selection of the candidate, once the list is given to the MSJE takes over the disbursement altogether. But given, you know, that other fellowships like NFOBC and MANF, etc., were still, you know, getting some of the administrative work done with UGC, we thought maybe that is also a reason why.
the reality is no. It is what we suspected all along, that this excuse, and there is no other word for it, this excuse of this expenditure rule which has come out is being used now, and we even actually have the department giving it officially as an excuse in response to one of the members' CP Graham's grievance. They have clearly said that the reason why we are not able to give it is because of the expenditure rules. Now, that is a lie. It is a lie because ultimately we found out yet again from the expenditure ministry and not our own ministry that the department had already gotten an extension till 30th September. Before this, what was their excuse? They had about year end. It is year end. It is year ending. It is beginning of the new financial year. Therefore, we cannot give. Before that, I don't know what the excuse was. Maybe it was pandemic. But meanwhile, all the other, ministries are managing their own schemes well. In fact, it is embarrassing because everybody is now pointing at the Tribal Affairs Ministry and saying that, they also have their scheme. They have set up a portal. They are handling all their fellowships through that portal. Why is it that your ministry is not doing it? Your ministry is using UGC. Your ministry is blaming expenditure department. When the problem lies with them, they had enough advance notice. They had meetings. A letter went, and that we discovered only yesterday. The same day that a member of the DEPWD clearly messaged me and said that the problem lies with UGC. I got confirmation from the additional secretary and from the Ministry of Education that they were well aware of this right from April onwards. They had meetings and a letter had been given. When the letter has gone from UGC to not just our ministry but to other, ministries like Minority Affairs, how can they tell us this is a lie? And when your ministry lies to you, it just feels so awful. I mean, we are literally asking Department of Expenditure, please give me this letter that you sent. We are asking the education UGC people, please give me the letter that you sent our department so we can follow up with them. Because otherwise, our department is going to lie to us. Our department is just going to give us some argument. Yeah, what they're doing. Carry on. So I would say it's high time that our department is held accountable. What we are asking, various other ministries, we need to ask our own ministry. And the only problem is that we need to be in Delhi to do that, and somebody really needs to go across, somehow get an audience, pin them down and figure out what is going on and why they are behaving like this. Right. Sharam bhi aani chahiye hamari ministry ko. How, we are celebrating 75th Independence Day. Or can we celebrate in this atmosphere when the basic fundamental thing is education? Scholars contributes to the policies and you are not creating scholars, you are harassing scholars. मुकेश जी मुझे ये बताएं, अब लिसनर्स को ये बताएं कि इससे रिसर्च कैसे इम्पैक्ट होती है, कितने बुरे तरीके से इम्पैक्ट होती है जब आपको प्रॉपरली फेलोशिप मिलती नहीं है। जी बिल्कुल सर, मैं ये जरूर बताऊंगा रिसर्च कैसे प्रभावित होता है, लेकिन उससे पहले मैं 30 सेकंड में ये बता देता हूं कि क्योंकि हम मिनिस्ट्री गए थे, ऐसा भी नहीं है हम मिनिस्ट्री नहीं गए थे, हम मिनिस्ट्री गए थे और हमें वहां पर किसी से नहीं मिलने दिया गया था और उन्होंने काफी मिसबिहेव किया, मतलब कि हम किसी से नहीं मिलने देंगे और आप जा सकते हैं। तो हमको नीचे से ही वहां पर लौटना पड़ा। वहां पे एक दिव्यांग ऑफिस है, उसके ऑफिस के बाहर ही लिखा है दिव्यांग ऑफिस, वहां पे हमने एप्लीकेशन भेजी है और उन्होंने रिसीविंग भी दी थी। उन्होंने कहा था 10 दिन में रिप्लाई आ जाएगा, लेकिन आज तक उसका रिप्लाई नहीं आया है। अब मैं बात करता हूं कि इससे रिसर्च कैसे प्रभावित होता है। देखिए बहुत तरीके हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं जिनसे रिसर्च प्रभावित हो रहा है। जैसे मैं अपनी खुद की बात करूं तो मैं पहले रीडर रखता था, लेकिन मेरे को फेलोशिप नहीं मिल रही है तो मैं रीडर अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूं। किताबें मैं खरीदता था और किताबें मैं, क्योंकि कई किताबें आपको बुक शॉप पर नहीं मिलती तो मुझे अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करनी पड़ती हैं, तो जो कि थोड़ी बहुत एक्सपेंसिव भी होती हैं, लेकिन क्योंकि अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी संस्थाएं आपको
छूट नहीं देती हैं स्टूडेंट के लिए, कोई ऐसा कंसेशन नहीं है वहां पर, तो इसीलिए भी थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। दूसरी बात यह है कि हम जो भी कुछ रिसर्च करते हैं हम उसका फोटोकॉपी एक साथ रखते हैं, तो फोटोकॉपी हम नहीं निकाल पा रहे हैं तो हमको उसको ई फॉर्मेट में ही रखना पड़ रहा है। इससे क्या हो रहा है कि कई सुपरवाइजर ई फॉर्मेट पे कमेंट भेज देते हैं, कई नहीं भेज पाते हैं, तो ये भी एक समस्या है। दूसरी जो बड़ी समस्या है वो है हमारा, जैसे मैं हॉस्टल में रहता हूँ तो मेरी हॉस्टल फीस की समस्या है। मैं हॉस्टल फीस कैसे पे करूंगा जब तक मुझे फेलोशिप नहीं मिलेगी। और मेरे हॉस्टल का बिल कम से कम महीने का अगर मैं आपको बता दूं तो 3,000 से लेकर के 3,500 रुपए तक का आ रहा है। मैं वो बिल पे करने में असमर्थ हूँ, काफी पहले से मैं बिल पे नहीं कर पा रहा हूँ। दूसरी समस्या ये है कि जो विद्यार्थी हॉस्टल में नहीं रहते हैं, बाहर एचआरए मतलब उनको एचआरए मिलता है, एचआरए 7,449 रुपए है एनएफपीडब्ल्यूडी फेलोशिप में, वो एचआरए लोगों को नहीं मिल पा रहा है। और इसकी वजह से मकान मालिक तो पैसा लेगा ही ना, मकान मालिक को क्या मतलब है आपकी फेलोशिप आए ना आए, उसको तो अपने 7,449 या 7,550 जो भी वो रेंट लेता है उससे मतलब है। तो कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने कर्ज लेकर के वो एचआरए दिया है, क्योंकि अगर एचआरए नहीं देंगे आप तो मकान मालिक आपको घर से निकाल देगा, वो आपको नहीं रखेगा। एक और बहुत बड़ी समस्या आती है वो है कई लाइब्रेरी विजिटिंग की। मैं जेएनयू की लाइब्रेरी के ऊपर निर्भर नहीं रह सकता, मुझे नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी भी जाना होता है, क्योंकि मेरा रिसर्च है डिसेबिलिटी डिस्कोर्स इन इंडियन सिनेमा, और वहां से मुझे आर्काइव्स में से कुछ डाटा निकालना है। लेकिन रोज रोज वहां मेरा जाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर मैं जाता हूं तो मेरा लंच भी छूटता है और मेरा ऑटो का आने जाने का फेयर भी लगता है, जो कि आप जानते ही हैं ऑटो का फेयर कितना महंगा हो गया है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात तो सबसे बड़ा मतलब मेरा रिसर्च इससे भी प्रभावित हो रहा है कि जैसे हम लोग क्या करते थे, रिव्यू के लिए कुछ लोगों को असिस्टेंट के तौर पे हायर कर लिया करते थे, क्योंकि अब इनको 10% से ऊपर प्लेजरिज्म नहीं चाहिए, तो ऑब्वियसली हमें रिव्यू की आवश्यकता पड़ती है, तो उनको भी हम पे नहीं कर पा रहे हैं। और दानिश सर, मैं अभी छोटा सा लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि अगर इसी तरीके से चलता रहा, फेलोशिप मान लीजिए हम लोगों को नहीं मिली, तो हमें फिर कोई और रिसोर्सेज ढूंढने होंगे। कहीं हो सकता है हमें प्राइवेट जॉब करनी पड़ जाए, या ये भी हो सकता है कि हमें पीएचडी छोड़ करके किसी और दूसरी चीज के लिए हमें रेडी होना पड़े, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि हम यदि किसी कार्य के लिए बढ़ते हैं आगे, तो उसके हमें इसलिए भी तैयार रहना चाहिए कि अगर ये हम नहीं पूरा कर पाए तो हमारे पास और क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे रिसर्च को छोड़ करके दूसरी फील्ड की ओर रुख करना होगा अगर फेलोशिप नहीं मिल पाती है तो। दिस इज सैड। तो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं, कल को आपने भी रिसर्च करना, आपने भी इस फील्ड में जाना, लेकिन आप देख रहे हैं क्या माहौल। अनुज, आपसे जानना चाहता हूं कि क्या प्रॉपर सपोर्ट जो कम्युनिटी से आपको मिलने चाहिए, जो मीडिया से मिलनी चाहिए, वो मिल पा रही है? तो हम लोगों ने कोशिश किया है कि मीडिया और कम्युनिटी से हम लोग इंटरेक्ट करें इस मुद्दे के ऊपर और उनको साथ में लेते हुए इस एफर्ट में काम किया जाए। तो मीडिया की ओर से काफी समर्थन रहा, कुछ हद तक समर्थन रहा, जिसमें कुछ आउटलेट्स ने हम लोगों के स्टेटमेंट्स को रिलीज किया, अपने उन्होंने आर्टिकल्स लिखे हैं, स्टोरीज लिखे हैं हमारे मुद्दे के ऊपर। आप अभी हमारे साथ में ये शो कर रहे हैं हमारे मुद्दे को लेकर। तो डेफिनेटली सपोर्ट हमारे लिए रहा है मीडिया की ओर से, कम्युनिटी की ओर से। थोड़ा सा दिल्ली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन का भी बताइए। हाँ, हालांकि वही कि तो मीडिया की ओर से हम लोग फिर भी चाहेंगे कि थोड़ा और ब्रॉडर लेवल पर कवरेज मिले, ताकि ये जो मुद्दा है ये मान लीजिए कि घर घर तक पहुंचे, क्योंकि ये सिर्फ ठीक है, ये एक पर्टिकुलर फेलोशिप के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं एक तरह से, लेकिन ये मुद्दा यहाँ तक सीमित नहीं रहता है। जैसे कि आप इंट्रोडक्शन में ही बोल रहे थे कि तमाम फेलोशिप्स के बारे में हम लोग को रोज पढ़ने में आ रहा है कि मौलाना आजाद फेलोशिप नहीं मिल रहा है, नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल्ड कास्ट नहीं मिल रहा है, नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसीज नहीं मिल रहा है। तो और ऐसे ही कोविड के दौरान जो डॉक्टर्स ने ड्यूटी किया था उनको तनख्वाह नहीं मिली है, जेएनयू में कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली है, वो आज भी आई थिंक प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है वो हमारे जंतर मंतर पर बैठे थे अभी
अगस्त में स्टार्टिंग में नरेगा वर्कर्स जो है वो मंत्र पे आए थे देश भर से। तो ये कहने को एक फेलोशिप का मुद्दा है, लेकिन ये मुद्दा सिर्फ उन तमाम मुद्दों को इको भी कर रहा है एक तरह से कि देखिए आपकी पेमेंट नहीं आई है, हम लोग की भी पेमेंट नहीं आई है। सरकार जो है वो दिख रहा है कि सरकार और तमाम मिनिस्ट्रीज, तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं वो अलग अलग तबके के लोग जो अलग अलग तरीके के सर्विसेज में इन्वॉल्व हैं उन सबको किसी न किसी रूप में पे नहीं कर रहा है। तो उस लेवल पर अगर हम सोचें तो कहीं ना कहीं NFPWD को उस तरीके का महत्व नहीं मिला है कम्युनिटी कवरेज के अंदर भी। लेकिन इससे ये नहीं समझना चाहिए कि लोग जो हैं वो साथ में काम नहीं करना चाहते हैं, या लोग जो हैं वो साथ में हमारे साथ में इसके ऊपर बात नहीं करना चाहते हैं। वो भी करना चाहते हैं। हर संगठन, हर मूवमेंट की अपने अपने कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं कि वो कितना समय एफर्ट कहाँ डाल पाएगा, तो वो भी हम लोग को सोचना होगा। लेकिन दिल्ली में भी हम लोग को और प्रचार रूप से हम लोग को इस मुद्दे पे बात करना होगा, इस मुद्दे को उठाना होगा। हम लोग उसकी तरफ काम कर रहे हैं और आशा करते हैं कि इस मुद्दे को उस लेवल पर उठाया जाए जहां लोग सिर्फ ये फेलोशिप के लेवल पर ना रह जाए मुद्दा, बल्कि जो जिस तरीके की कठिनाइयां अभी इस डिस्कशन में उठी हैं वो कठिनाइयों के बारे में भी लोग एक समझ बनाएं, एक जानकारी एकत्रित करें, ताकि सब एक साथ जो है वो एक मेलजोल बना रहे। अभी इस समय में जिस तरीके से मेरे साथियों ने यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, वो उसमें क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं डिसेबिलिटी पीछे छूट जाता है। आप अपने एक्सपीरियंस में भी आप देख सकते हैं कि आप कितने भी लॉज, पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस उठा लीजिए, आपको दिखेगा कि डिसेबिलिटी के बारे में बात नहीं किया है। अगर इंडिया में उठाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा कास्ट के बारे में बात किया है, जेंडर के ऊपर बात किया है, जो कि अच्छा है, होना चाहिए। लेकिन फिर आपको दिखेगा कि ओ डिसेबिलिटी रह गया है। फिर एक यहाँ से एक आवाज उठेगी कि देखिए आपने ये तबका के बारे में कोई बात नहीं किया उस पॉलिसी के अंदर। फिर उसके बाद में एक स्पेशल पॉलिसी लाया जाएगा जो डिसेबिलिटी के ऊपर होगा। क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा है कि डिसेबिलिटी लोगों की कॉन्शियसनेस में उस समय पर नहीं आती है जब इनिशियली पॉलिसी डिजाइन होता है? तो ये और जिस तरीके से, जैसे मैं बोल रहा था कि जो मेरे साथियों ने यहाँ पे ऑलरेडी शेयर किए हैं अपने एक्सपीरियंसेस, इन सबको अगर आप साथ में देखेंगे तो बहुत क्लियरली दिखता है कि डिसेबिलिटी बहुत पीछे रह गया है। मैं कब से लगभग मैं 4-5 सालों से चिल्ला रहा हूँ अपने हर शो में जहाँ जाता हूँ, ये सारी चीजें तब तक रिजॉल्व नहीं होंगी जब तक हमारी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी। हम कई प्लेटफॉर्म पर बोलते हैं कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, बट हु विल बेल द कैट वो हमें नहीं पता कि हम कब ये स्टेजों पे ही बोलते रहेंगे, कब हम बात करेंगे राष्ट्रपति से मिलके कि हमें उसमें 2 सीटें रिजर्व करो, या लेजिस्लेशन में दो, या पार्लियामेंट में दो, जो अपने 12 लोग आप मनोनीत करते हो उसमें दो। अभी भी पार्लियामेंट सेशन था, वी कुड नॉट रेज अवर वॉइस। बिल्कुल नहीं, मैं तो बिल्कुल अग्री करता हूँ इस बात से कि हमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। 1 सीट 2 सीट नंबर जो है, नंबर ऑफ सीट्स वो एक अलग प्रश्न है, पर कम से कम एक एडिक्वेट, एटलीस्ट एक वॉइस वहां रहनी चाहिए जो उठ के ये बोल सके कि देखिए इस पॉलिसी में आपने ये छोड़ दिया है, हाँ, या फिर देखिए इस तरीके की पॉलिसी लानी पड़ेगी, या फिर देखिए राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट में ये अमेंडमेंट्स जरूरी है, या फिर देखिए डिसेबिलिटी राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की जो पॉलिसीज बनाई हैं आपने 2017 में जो रिलीज की हैं, उस पे हमको ये अमेंडमेंट्स चाहिए। ये जो चीजें हैं ये पार्लियामेंट में किस लेवल पर डिस्कस होती है तो वो सब हम देख पा रहे हैं। मतलब मैं भी वो चैनल देखता हूँ जो आप देखते हैं, उसमें क्लियर दिखता है कि नहीं है। बिल्कुल। सब्यासाची, व्हाट इज द स्ट्रेटजी नाउ? क्या आप लोगों ने जो स्टूडेंट्स हैं, मैं थोड़ा इतिहास की तरफ जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक रिसर्चर हूँ और हर रिसर्चर इतिहास को पहले देखता है, उसके बाद अपना कोई भी टॉपिक लिखता है। तो ये देखिए रोहित वेमुला वाला मामला हुआ था जब उन्होंने सुसाइड कर लिया था, इसीलिए सुसाइड किया था
कि वो रेंट नहीं दे पा रहे थे, तो उनको कुछ रेंट के बारे में कुछ बोला रूम ओनर ने, और कुछ पैसा वो भी नहीं दे रहे थे कि उनका जो होटल में जो खाते थे, यूओच में वो पढ़ते थे, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में। तब ये इतना बड़ा मामला हुआ था ये फेलोशिप वाला, वो राहुल गांधी ने भी पर्सनली विजिट किया था। तो ये एक पॉलिटिकल इशू हो गया था। उसके बाद गवर्नमेंट बार बार ट्राई कर रही थी, ये जो 2014 के बाद, कि हाउ टू स्टॉप ऑल दिस फेलोशिप। ओके, सो गवर्नमेंट बोल रही थी कि दिस इज ए वेस्टेज ऑफ मनी एंड इट इज गोइंग ड्रेनेज ऑफ मनी एवरीथिंग। सो ये रोहित वेमुला वाला मामला जब हो गया, तो गवर्नमेंट बोला कि ठीक है, हम उसको आगे लेके जाते हैं, फेलोशिप को नहीं बंद करेंगे, क्योंकि उनको अपोजिशन से भी बहुत सारा प्रेशर आया। उसके बाद फिर और एक बार अटेम्प्ट किया गया था 2017-16 में, उसको बंद कर दिया जाए, पूरा जितना भी फेलोशिप है सबको बंद कर दिया जाए, एक्सेप्ट नेट जीआरएफ, उसको छोड़ के सारे फेलोशिप बंद कर दिया जाए। जैसे उसके बाद क्या हुआ कि जो कन्हैया कुमार वाला मामला हो गया जेएनयू में, तो उन्होंने यूजीसी के ऑफिस के आगे स्ट्राइक करना शुरू कर दिया और बहुत सारा केस हो गया, और वो भी एक पॉलिटिकल हाईलाइट हो गया। तो डर के मारे गवर्नमेंट ने क्या किया कि इतना बड़ा आंदोलन जब हो गया कि बोला कि उसको फिर एक्सटेंशन दे दो। लेकिन गवर्नमेंट का मन में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है हाउ टू स्टॉप दिस फंड्स। सो गवर्नमेंट ये बोल रही है कि दिस इज ऑल वेस्टेज ऑफ फंड, जो भी हम दे रहे हैं। कोई देखिए, हम लोग कोई अपने राइट्स में हम ये फेलोशिप क्लेम कर रहे हैं, जैसे हम पीएचडी। बट डू यू हैव एनी एविडेंस कि गवर्नमेंट ने किसी ने कोई बयान दिया है या कोई स्टेटमेंट है, और आर यू हाइपोथेटिकली सेइंग दीज थिंग्स बिकॉज इट मे लीड टू एनी कंट्रोवर्सी? आपके पास कोई प्रूफ या पब्लिक स्टेटमेंट कुछ है कि गवर्नमेंट ने ऐसा कहा है? देखिए, हाइपोथेटिकली तो नहीं बोल सकते, लेकिन द एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट, ओके, एटीट्यूड। देखिए, बार बार मीटिंग होता है यूजीसी में इसके बारे में बहुत बड़ा हाई लेवल मीटिंग होता है। डू यू हैव एनी पब्लिक स्टेटमेंट और एनीथिंग इन द फॉर्म ऑफ एविडेंस? I don't know this type of thing. I don't know, but it is one type you of. You can talk about, see, attitude you can talk about, but you cannot simply say that government is doing this until or unless you have any evidence, because it may really trigger a great controversy. Yeah. ये तो देखिए, ये तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है। हाँ, ये आपका पर्सनल, आप ऐसा बोलिए कि मेरा अनुभव। ये मैं किसी को टैग करना नहीं चाहता हूँ, ये मेरा पर्सनल व्यू है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि आपकी आगे की स्ट्रेटेजी क्या है, अब कैसे फाइट मेरा अभी की स्ट्रेटेजी ये है सर, देखिए, मेरा अभी की जो स्ट्रेटेजी है, ये स्ट्रेटेजी देखिए, मैं जैसे लॉ का स्कॉलर हूँ, तो अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो उनको एक एक्सक्यूज मिल जाएगा, वो बोलेंगे मैटर इज सब जुडिस। ओके, आप आज जानते हैं कि कोर्ट का हालत क्या है, इंडिया में कोर्ट का क्या चल रहा है और क्या चलेगा। देखिए, जो कोर्ट का भी जजमेंट्स आता है, आप मेरे को जो भी बोलिए, वॉट एवर माइट बी, 90% जाता है फेवर में गवर्नमेंट और 10% जाता है गवर्नमेंट की। आप हिस्ट्री को उठा के ले लीजिए, जितना भी लिटिगेशन आया है इंडिया में, और मेजर लिटिगेंट इज गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट लिटिगेंट, ऐसे भी मामले आए हैं कि 400 रुपया पेंशन ना देने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है गवर्नमेंट। ओके, तो ये जो चीज है ना, इसको आपको एम्बिग्युअली सेटल करना चाहिए, और कोई ठोस, जैसे बड़ा टाइप का स्ट्रगल जैसे कन्हैया कुमार लोग किए थे, पूरा यूजीसी के ऑफिस के सामने जाके पूरा स्ट्राइक किए थे, बहुत सारा मैस को गैदर किए थे, ऑपोजिशन पार्टी का लीडर को बुलाए थे, एमपी एमएलए को बुलाए थे, सारे को बुलाए थे। अगर कोई सेग्रीगेशन होके अगर उस टाइप का कोई एक मीटिंग हो सकता है दिल्ली में, कि सब मीडिया वालों को बुला के व्हाट इज द स्टैंड ऑफ गवर्नमेंट, जो हर महीना वो लोग डिले करते हैं, आज मिल जाएगा, कल मिल जाएगा, क्लियर कट गवर्नमेंट शुड रिलीज ए नोटिफिकेशन दैट इट इज आवर स्टैंड, दैट वी आर गोइंग टू गिव यू फेलोशिप और वी आर नॉट स्टॉपिंग द स्कीम, वी आर year and year this will be advertised and you will get your fellowship. What is the point? अगर इस टाइप का मूवमेंट कुछ होगा तभी ये सॉल्व हो सकता है, नहीं तो देखिए, गवर्नमेंट इज वेरी पावरफुल। हमको 200 साल लगे थे ब्रिटिश से बाहर आने के लिए, और अभी तो 75 ईयर्स हो गए, हम लोग डेमोक्रेसी में आ चुके हैं। तो अभी देखिए, गवर्नमेंट इज वेरी माइटी। उसको आप कुछ वॉइस रेज, जैसे मेरे डिपार्टमेंट का डीन इज ए वेरी माइटी, ही इज ओनर ऑफ माई डिपार्टमेंट। अब मैं अगर वॉइस रेज करूंगा तो मेरे पीएचडी बंद कर देंगे, वो एक्सटर्नल को बोलेंगे कि तुम उसको विजिट मत करो, या मैं थेसिस सबमिट करूंगा, बोलेंगे कि 3 साल उसका थेसिस को रिव्यू मत करो।
तो दिस दे हैव एम्पल पावर, गवर्नमेंट के पास बहुत पावर होता है, इसीलिए गवर्नमेंट के अगेंस्ट वॉइस नहीं रहता है। लेकिन हम डेमोक्रेटिकली स्ट्रगल कर सकते हैं, जैसे हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच विथ प्रॉपर लैंग्वेज। तो हम आर्टिकल 19 के तहत हम डेमोक्रेटिकली, और उससे ज्यादा, और मैं कोर्ट में जाने के लिए आई एम नॉट एडवाइजिंग। मैं वही पूछ रहा हूँ ना, स्ट्रेटजी क्या है? तो एक मास मूवमेंट की जरूरत है, आप ये कह रहे हैं? मास, मैं बोला हूँ दिल्ली में अगर करवाया जा सके, जिसको हर मीडिया वालों को ये पहुंचाया जा सके, जितने भी फेलोशिप होल्डर हैं, जैसे ICSR के फेलोशिप होते हैं, डॉक्टरल फेलोशिप होते हैं, और जो NF OBC, MA NF या NF PWD, NF SC, NF ST, जो भी फेलोशिप गवर्नमेंट निकालते ही है, क्या मैट्रिक स्कॉलरशिप या प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर डिजेबल्ड पीपुल, 400 रुपया, 500 रुपया, वॉट एवर इट माइट बी, आप अगर सबको अगर डाटा लेके आप एक मूवमेंट कर सकते हैं कि देखिए ये जो स्कीम्स हैं, these are all on paper, but when it comes to implementation, what is the real stage of this? आप अगर उसका देखिए, पैसा तो गवर्नमेंट फंड्स तो दे देती है बजट में, तो आपको प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? फंड्स इज अवेलेबल, वो बोल रहे हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं। हाउ कम इट इज पॉसिबल? जब पार्लियामेंट में बजट पास होता है तो पार्लियामेंट से पैसा आ गया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस को, 100 करोड़ रुपया आ गया। 100 करोड़ रुपया आपके पास है, आप कैसे, आप जो डायरेक्टर है मैडम, जो इंटेंशन नहीं है बेसिकली, जो आप कह रहे हैं, गवर्नमेंट फंड है, बजट हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं लैक ऑफ इंटेंशन है, गवर्नमेंट सिंसियर नहीं है इसको रिलीज करने में। हाँ, वो हो सकता है। जब पार्लियामेंट हमको पैसा दे रहा है, टैक्स पेयर का मनी है, वो टैक्स पेयर का मनी आपको, आपके पास आ गया, आप उसको साइन, एक फाइल को साइन करना है, डिजिटल सिग्नेचर UGC कर देता है, आप एक फाइल तो सिंपली साइन करके चेक कनाडा बैंक में देना, इतना फेलो है, इनका फेलोशिप इतना है, कंटिन्यूएशन। श्रुति जी, आपका क्या टेक है इसके ऊपर? आपको क्या लगता है कि अब व्हाट शुड बी द फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन? श्रुति? Yeah, sir, right. They are always say like कि फाइल ही in under process. वही मैं आपसे पूछती हूँ, ये फाइल को कितना टाइम लगता है? एक सिग्नेचर आपको डिजिटल सिग्नेचर देने में कितना टाइम लगता है? उसके बाद फिर ये लोग बोलते हैं कि टाइम लगता है, यू हैव टू वेट। यानी कितना वेट करें? तो वी हैव टू टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन। एंड मे बी हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था इससे भी पहले एक मीटिंग में कि we have to go for the press conference after this Independence Day immediately, because the court, I totally agree with Mukesh sir कि कोर्ट जाके तो there is no benefit। वो लोग बहुत पावरफुल है, उनके पास ऐसे वैलिड रीजन है कि वो हमारी वॉइस को दबा सकते हैं। देन हमें अपने ही लेवल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, एंड वी हैव टू क्रिएट द प्रेशर मोर ऑन मोर। और आई ऑल्सो एग्री विथ यू लाइक कि कैसे इनके पास फंड अवेलेबल नहीं है, जब 31 मार्च को सारे फाइनेंशियल कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ये फंड देते हैं, बजट पास हो सकते हैं कि गवर्नमेंट शुड डिस्ट्रीब्यूट द फंड टू ऑल द डिपार्टमेंट। दे आर लाइक ओनली, पर ये लोग UGC पे डिग्रा फोड़ देते हैं कि UGC इज नॉट कोऑपरेटिंग विद अस, जबकि UGC बोलती है कि वी आर द प्लेइंग द रोल ओनली फॉर मेरिट लिस्ट, और हमारा कोई रोल ही नहीं है, और ये इट इज पासिंग द पिलो ओनली। Right. Vaishnavi ma'am, now I want to understand. See, the government has no good intention. We are keep fighting for various issues. All the time we have one issue in hand, that see, we have major organizations in Delhi who are doing the advocacy. They have say in our government. They can help it out. But all the time they disappoint us. Now the impact is high. Students are going through great agony. Their study is being compromised. They are not able to do research. Now they are left with no choice except blaming government. And they should. They have every reason to do that. But where do we stand, and what should be the next course of action? So, like we've been discussing, we've been wanting to broaden this whole discourse and highlight two issues over here. One is that we are all national scholars, we are all national fellows, we are all doing research. Now, we don't necessarily agree with what is happening right now,
Yes, there are people with protected characteristics who have some kind of, quota or reservation or whatever you would like to call it. So those groups, for example, whether you are disabled or SC or OBC, etc., or a minority, quite rightly have, some kind of proportional representation in the number of seats. Now, we don't agree with what is happening, which is that somehow, though the primary issue over here is that all the students are, equal, and for whatever reason, because UGC is misguided or maybe our ministries are misguided, they are underwriting the, costs of funding these fellowships for these protected groups. So why UGC is giving a kind of second-class treatment, and it is okay doing the administrative work for its own scholars who I think go by the scheme name of UGC Net JRF for some reason, though everybody's a JRF fellow, but okay, that's what they're called. But they are unwilling to, the feeling that I got yesterday when speaking to the Education Ministry is like, your ministry is doing it, so we don't have a role. So as it is earlier, we were, we were doing a lot more of the work, but now NTA has come in and NTA is running the test. So, your ministry may as well handle it. And some of it was, yes, your ministry is delaying and everybody is calling and yelling at us. So, we are fed up and you may as well handle it. Maybe this whole expenditure rule came as an excuse, but they have seized it and they said, we don't want anything to do. Now, while this may even actually be, one part of it may make sense, that it is quite redundant for, the money to flow from one ministry to another, when one ministry can just do that extra administrative work and handle it, and there will be no, ping-ponging of blame, responsibility, moving from here to there, etc. But UGC and the education ministries, kind of washing hands of all other fellowships apart from the ones that they are administering is something which needs to be addressed. And to that end, I think it is important for all the, fellows whose, schemes are being underwritten by other ministries. So whether that is, the minority affairs or the tribal affairs, or, at least 3 schemes under the MSJE, which is apart from NFPWD, that is also for NFOBC and NFSC. I think it is necessary for all of them to come together, because not only are they facing delay in disbursement, which the others are not, but they're also facing a kind of second-hand treatment from UGC, in the sense that it's almost like there are UGC scholars and there are other scholars. Whereas in reality, they're all scholars, and for whatever reasons, the misguided reasons, money for some of the things is coming from a variety of sources. So I think strategically, that is the first thing. The second thing is that I think Anuj had mentioned earlier, this tendency of the government to delay on, the most appalling ways. I mean, yes, I have been very anxious and very het up about what the students are going through. I have a feeling that is because there are so many people going through that, and there's a lot of dialogue, and therefore I'm also kind of imbibing all of that anxiety, and I'm getting anxious myself. But there are so many examples of really awful injustices being done. Anuj covered a few. I mean, how is it as a country, on one level we were applauding and banging things and all for doctors, and then the doctors who risked their lives during COVID and came in to help, etc., were not paid. The kind of the health volunteers, if you may call it, because we don't have health workers, we only have volunteers because we call them that because we pay them so little. They are not getting their salaries on time. And these are endemic issues. Now, how is it that when it comes to, paying your taxes,
The portal will be there. You will get 501 reminders. You will get a whole lot of buzz. Whatever assistance you need will suddenly, be magically made available. When it comes to that, when it comes to the government needing something, then there is, a whole lot of buzz. Whereas over here, when it comes to, beneficiaries getting their dues on time, and I use the word dues, this is not charity. This is something that the government committed to do, and the government committed to do on a periodic basis. It has no business going back on this and, giving anything erratically. As Shruti pointed out, there is really no difference between a salary and the kind of stipend that the research fellows are getting, especially since all the research fellows have in their scheme a line which says that you cannot go in for any other kind of job or receive any other fellowship. If you do so, your status in this fellowship will get nullified. Now, when you recognize, and the whole premise is that research we want you to do full time. We want you to focus on nothing else but research. And then you do this rubbish in which, people are not getting it on time. You make people used to, erratic payments. You make people used to excuses like it is a financial year end. So what if it's a financial year end? I mean, is it something like COVID, which was unplanned for? Do people's salaries really get delayed because it's a financial year end? If it is, uninterrupted for some people, then how is it, interrupted for another bunch of people? And those are issues. I think there needs to be some kind of answerability to what exactly is the problem in anything. And I know this because, even from years back when we're following up with some scheme or the other, and, you keep sending and people keep giving this excuse of utilization certificates. And that is an issue which is endemic in the government. Now, if you have an income tax portal, which everybody makes jokes about the new portal, but still, it is functioning, it is handling load. And the same thing, if you go to, any other scholarship-based portal, they will warn you and say, please do it well in advance because we will not be able to handle the load. And then even the most basic things, they will make difficult. There is no accountability. If there is a glitch in the system, whom do we contact to get it right? Anything and everything has to become like this massive detective work which has to happen. And, the process of making it easy on the person who is supposed to, the recipient. I also say this, whether it is the beneficiary is, a scholarship or a fellowship, or even if it comes to a state government or a local government, etc. Why is it that even a basic thing like sending money from one place to another, we say Digital India, we talk DBT, you've done Digital India here, you've done DBT here. Why is it that a government which is priding itself in all of this is not able to do a simple task of transferring money from one group, from one ministry to a fixed group of people? You've not said that you give it to 2,015 or 15,000 people. You have said that you will have only so many slots. You have predetermined the number of seats available. And despite that, you have somehow managed to mess it up so that even though, the money is available, you cannot do a simple task of transferring money in Digital India from one place to another place on time. That is inexcusable. And until all the people who are affected by this stand up and ask the government what is going on. How is it, for example, that our ministry is saying that they don't have money? If you look at the CGA website, even as of June end, you will find that they've barely used 1 to 7% of the money that they have to use so far. They should have used some 20% by now. We have progressed that many months, and yet they haven't. So when they say that the money is not available, what is going on? Because, tell us, we want to know, the people want to know that what are you doing with our money? Because this is our money. You budgeted for it, you planned for it, you've committed for it, and you are still not dispensing it. Then what are you doing? This is something that everybody wants some answers on, whether it is your
kind of ASHA worker, or whether it is your NAREGA, dues, or whether it is your fellowship dues, or whether it is even, from central government to state government, there are pending dues. Why is it in digital India that you are finding transferring money so difficult? Government should understand one thing, that no country be prosperous without R&D. No country can become 5 trillion economy or 10 trillion economy without R&D, research and development. And by doing this in their own language, they are committing sin. They are killing the basic structure of research. God knows what is happening. Now 1 minute each for closing comments. आपको जो भी कहना है, जो solution आप सोचते हैं, कैसे आप support चाहते हैं community से, आप सभी के पास 1-1 मिनट है. Please keep it short and sweet and put forward your views. मुकेश जी आपसे शुरू करते हैं. जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम के माध्यम से तमाम एनजीओज का मैं स्वागत करना चाहूँगा यदि वो इस पीडब्ल्यूडी के इशू को अपने लेवल पर उठा सकें, और रेडियो उड़ान के माध्यम से अगर वो लोग मुझे सुन रहे हैं तो इस इशू पर मैं उनका एक चाहूँगा कि वो इस इशू को अपने लेवल पर देखें, क्योंकि सारे एनजीओज को आगे आकर के काम करना होगा. तभी मुझे लगता है कि पीडब्ल्यूडी की आवाज सुनी जाएगी. अंत में मैं यही कहूंगा दानिश सर की जिसके तरीके से सरकार का इरादे रहते हैं और सरकार की मंशा रहती है, तो मैं उस पर ये पूछना चाहूंगा कि कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग में असर नहीं शहर के लिए, चल यहाँ दरख्त के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो उड़ान. Thank you so much, and you were bang on target. Anuj. Thank you, Danish, and thanks Vaishnavi for covering this whole issue so well in what you just mentioned. In fact, I'm just picking up from where she left. You see, the problem that we've been hearing every now and then about, we don't have funds. Where are these funds coming from? The parliament, when it passes the budget, it has allocated it to the department or the ministry concerned, and it has allocated it to the department or the ministry concerned for a particular purpose. Yeah. So, and that is to disburse the fellowship, or so every single penny has some purpose. Okay. So when it comes to the money that is allocated for NFPWD, it is allocated only for NFPWD, and the department is supposed to utilize it for only the disbursement purpose. Now, how does the department not have funds is something that I have not been able to understand. And if it doesn't, then it doesn't imply that it doesn't disburse anything to the people. I mean, it must start putting in some effort to get the funds. They haven't produced anything. They haven't come out with any public notice, any public statement wherein they have said, look, this is the kind of issue that we are facing currently, and exactly what Vaishnavi was saying, right? Now, it is also saddening that, now, and this is again something that has been said by my fellows here, that we are about to celebrate our 75th Independence Day. I'm an Indian and a half, okay, like by heart. But really, like, what are we celebrating? If people are not getting paid by the government, what is the essence of this state versus citizen relationship? What creates this nation? If you think about all of that, you would ultimately come down to the people who are struggling in every corner of the country. I mean, you look at any profession, it's sad. It's really, really sad. I don't want to paint the picture of like this sad scenario on the Independence Day, but yeah, like that's the situation really. That's the reality. I really hope that we are all together able to overcome all of this.
Otherwise, to hell with your 3 trillion economy, 5 trillion economy, 10 trillion economy, 100 trillion economy. It doesn't really matter. I would want India to grow leaps and bounds, yes, to develop leaps and bounds, yes, but for that one has to have a very thought out plan of action, a very thought out strategy. It just seems that, I mean, you'll see all the chaos around yourselves right now. Um, I really hope that we come out of all of this soon and well, and uh, you know, um, yeah, like this ray of hope, definitely. Uh, but the idea is how far is that, right? Um, yeah, how थैंक far यू it's coming from. सब्यासाची जी। हाँ सर, मैं यही कमेंट देना चाहूंगा कि अगर हमको जो राजा होता है उसका कान तक बहुत बातें नहीं जाती है, तो राजा के कान तक कोई बात अगर पहुंचा सके वही बड़ी बात होती है। एक पंक्ति भी यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा, जो जब कांग्रेस की भी एक करप्शन चार्जेस में एक बहुत बड़े नेता को पकड़ा गया था, तो उन्होंने एक बात बोली थी कि पैसा खुदा तो नहीं, खुदा की कसम खुदा से कम नहीं। तो यही बात सब पे लागू होती है। देखिए, कोई अपर श्रेणी की है, कोई मिडिल क्लास की है, कोई रिसर्चर के है, सब कोई काम करते हैं, तो डेली उनका लाइफ चलाने के लिए बेसिक नीड्स उनका भर करने के लिए उनको लिक्विड मनी चाहिए। तो कोई भी आपको कि मैंने कितने दिन तक आपको देगा, जो आप अगर किसी से भी हाउस में रहते हैं, कहीं पे रेंट देते हैं या कुछ वट एवर इट इज। तो और रिसर्च जो होता है कि गवर्नमेंट का एक क्लियर ये आना चाहिए कि व्हाट गवर्नमेंट थिंक्स अबाउट द रिसर्चर एंड रिसर्च, व्हाट गवर्नमेंट थिंक्स अबाउट पीएचडी। इतना टफ नियम तो बना दिए कि आप 10% से नीचे प्लैगियरिज्म लाएंगे, पूरा ओरिजिनल कंटेंट देंगे, पूरा स्टेट ऑफ द आर्ट होगा आपका रिसर्च, तभी आपका वेटिंग होगा, नहीं तो वेटिंग नहीं होगा। आईआईटी में, आईआईएम में जाएगा, अगर होगा तो फॉरेन भी जाएगा आपका थीसिस, वहां से एक्सटर्नल अगर वेट करते हैं तो तभी आपका अवार्ड होगा। पहले नोटिफिकेशन होगा 1 साल के बाद। तो ये एक बहुत टीडियस प्रोसेस है। रिसर्च इज नॉट दैट इजी व्हाट इट लुक्स लाइक। आप जिस फील्ड में भी करें, तो इसके लिए जो खर्चा होगा, एक हम आम परिवार से आते हैं, वही इंडिया का ऐसा रिसर्चर नहीं है कि जो पूरा अपर मिडिल क्लास या कोई रिच फैमिली से आता है। सब कोई ऐसे ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। तो अगर हमको कोई बेनिफिट मिला है जो कि हमारा राइट है, ऐसे कि हमने कोई छीना है बेनिफिट, तो हमारा राइट है वो फेलोशिप, जो कि हमको गवर्नमेंट अपने कॉन्स्टिट्यूशन से एक एक्ट बना के दिया है, और फंड्स भी एलोकेटेड है, फंड्स भी दिया गया है, पॉजिटरी एलोकेशन है, और डिपार्टमेंट एमजेएससी को फंड्स एलोकेटेड कर दिए गए हैं। उनका जो डायरेक्टर होते हैं वो एक सीनियर आईएएस ऑफिसर होते हैं। उनको कैटेगोरिकली बोल दिया गया है कि आप टाइम टू टाइम चेक जमा कर दीजिए कैनरा बैंक में। तो प्रॉब्लम कहाँ पे रहता है? वेयर इज द प्रॉब्लम? जो मैडम 3 लाख सैलरी लेते हैं डायरेक्टर, और गाड़ी बंगला सब कुछ उनको मिलता है, इसलिए मिलता है कि उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया हुआ है। तो वो उनको भी सोचना चाहिए कि कोई रिसर्च अगर कर रहा है, पीएचडी स्कॉलर है, वो भी पढ़ा लिखा है, बाई लक उसको यूपीएससी नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन वो उतना भी लो स्टैंडर्ड नहीं है। वो पीएचडी तक गया है अपने लाइफ में अगर स्ट्रगल करके, तो कुछ तो उसके स्कॉलरली एटीट्यूड होगा उसके अंदर, तभी तो कर रहा है। तो उसको उस संवेदना के साथ देखना चाहिए। और इसको आप अगर मीडिया में, अगर कम से कम जो बड़ी बड़ी मीडिया हाउसेस हैं, जैसे जी हुआ या एनडीटीवी हुआ, कि ऐसे बड़े ललन टॉप ऐसे बड़े मीडिया हैं, अगर, क्योंकि देखिए कोई एबल्ड आदमी को डिसेबल्ड आदमी का पेन कभी नहीं दिखाई दे देता है। मैं जितना मेरे लाइफ से एक्सपीरियंस किया हूँ, दे डोंट केयर, जस्ट दे डोंट केयर। यू आर ए डिसेबल्ड पीपल, सो क्या 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 तुम्हारा सेपरेट क्या है? वो लोग आपको कंपनसेट कर, मैंने एक दया के हिसाब से देखेंगे। जब हम इक्वालिटी का आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, तो इनइक्वल पीपल को इक्वल करने के लिए अंबेडकर जी ने बोला था। अंबेडकर बोले थे कि इनइक्वल पीपल को पहले इक्वल करो, तब जाके आपको इक्वालिटी मिलेगा। इनइक्वल कौन है? एससी को आज रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है? क्योंकि एक बच्चे को सेपरेट बैठाया जाता है स्कूल में, क्यों तुम एससी हो। अभी भी हुआ है केस, मेरे शहर के पास भी हुआ है, आफ्टर 75 ईयर्स, कि एक बच्चे को सेपरेट खाना दिया जा रहा था। इसलिए खाना दिया जा रहा था क्योंकि वो एससी बच्चा है।
एक एसटी को आप क्यों दे रहे हैं एक रिजर्वेशन? बिकॉज वो माओइस्ट हो जा रहे हैं, ठीक है, उनका राइट्स छीना जा रहा है, ट्राइबल राइट्स। तो एक डिसेबल्ड भी वही कैटेगरी से आता है कि वो मोस्ट डिस्क्रिमिनेटेड कम्युनिटी इन द सोसाइटी है वो। तो आप अगर उसको दिए हैं रिजर्वेशन, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके पार्लियामेंट में बिल ला के आरपीडब्ल्यूडी एक्ट बनाए हैं, एटलीस्ट उनका जो ग्रीवेंसेस है उसको भी ठीक से सुनने के लिए कोई ऑफिसर अपॉइंट कर दीजिए। और मेरा लास्ट कमेंट यही रहेगा कि अगर आप मीडिया में ये बात पहुंचा सके, जितना वो मीडिया में ये बात आएगा उतना हमको ही इसका बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो ये दब के रह जाएगा। क्योंकि वो बहुत माइटी पीपुल है, दे जस्ट डोंट केयर। वो कोई फोन नहीं रिसीव करेंगे, वो डायरेक्ट बोल देंगे हम पैसा नहीं देंगे, तुम क्या कर लोगे, इंडेफिनाइट पीरियड तक तुम बैठे रहो। दिस इज द एटीट्यूड ऑफ दैट मिनिस्ट्री ऑफिशियल। बिकॉज उनको अपॉइंट ही किया गया है कि आप डिसेबल्ड लोगों को हेल्प करो, बट उनका एटीट्यूड अलग टाइप का हो जाता है जब उनका अपॉइंटमेंट हो जाता है। उनका तो रेगुलर पे है, उनको सीएल ईएल सब कुछ मिलता है, तो उनको क्या प्रॉब्लम है? थैंक यू अकाउंटेबिलिटी फॉर कोई नहीं। हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू। आई विश कि मैं और समय दे पाता, लेकिन आई एम रियली रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम नाउ। श्रुति जी, योर लास्ट कमेंट। यस सर, या इट्स राइट, लाइक कि काफी चीजें हैं जो पीएम ऑफ इंडिया को नहीं पता कि व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेशन फेस बाय द पीपल पर्सन विद डिसेबिलिटीज। They really know. Even I talked with her appointment department, and I just want to meet to PM of India for reaching out the issues regarding the person with disabilities. तो उन्होंने बोला अच्छा आपको ये जो इश्यूज है, मुद्दे हैं, वो पीएम ऑफ इंडिया से डिस्कस करना आप इसलिए मिलना चाहते हैं। मैंने बोला हाँ, और मैं एक पीएचडी स्कॉलर हूँ और मुझे पिछले 8 महीनों से मेरी फेलोशिप नहीं मिली। आई एम नॉट इवन गेट फ्रॉम लास्ट 8 मंथ, इसलिए मुझे मिलना है। तो वो मुझे बोले कि आपको फेलोशिप पर्पस में मिलना है या फिर आपको आपके जो डिसेबिलिटी राइट्स है उसके पर्पस से मिलना है। तो मैंने बोला आई वॉज कि मैम मुझे ना आई हैव इक्वल इश्यूज विथ मी, तो मुझे दोनों के रिगार्डिंग मिलना है। तो आप कैन यू अपॉइंट माई अपॉइंटमेंट विथ हर। तो बोले अभी तो मैं आपका इंफॉर्मेशन नोट कर रही हूँ, उसके बाद आपको कॉल आ जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट हो गया है मोर देन 15 डेज। तो ये है कि पीएम ऑफ इंडिया को भी नहीं पता है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी व्हाट दे आर फेसिंग एक्चुअली, और वो चीजें उन तक पहुंचाने वाला ही कोई नहीं है। जैसे सभ्य ने बोला, आई टोटली एग्री विथ यू कि राजा को पता ही नहीं होता है कि देश में कौन से दबे हुए मुद्दे हैं जिसपे वी हैव टू फोकस। तो अगर ये आवाज तक पहुंचे, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मेरे बिहाफ पे कोई भी डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट है, कोई भी, प्लीज ट्राई टू सेट अप समथिंग विद पीएम ऑफ इंडिया, बिकॉज अभी की जो सिचुएशन है ना, वी आर इन 21st सेंचुरी, बट डिसेबल पर्सन है दे नॉट, वो कहीं से भी इम्प्रूव नहीं है। और पीएमओ बदलते रहे हैं, बट हमारे साथ तो कुछ वैसा हुआ नहीं है। आप फॉरेन कंट्रीज का स्टैंडर्ड देखिए और हमारी कंट्री का देखिए। हमें अगर उस पे काम करना है तो 10 years वी आर फोकस ऑन द ओनली डिसेबिलिटी राइट, बट ये होता ही नहीं है। डिसेबिलिटी का मुद्दा होता ही नहीं है। अभी लास्ट रिसेंटली मैंने कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी वुमेन विथ डिसेबिलिटीज के ऊपर दिल्ली में। उसमें एक मुद्दा उठा था कि यूपी में जब काउंटिंग जो इलेक्शन के टाइम होती है पॉपुलेशन की, उसमें पर्सन विद डिसेबिलिटी को गिना ही नहीं गया। फिर किसी डिसेबिलिटी योगी जी तक ये बात पहुंचाई, अरे सर हमें तो गिना ही नहीं गया। जब हमें गिना नहीं जाएगा तो हमें फैसिलिटीज कैसे दी जाएगी? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारी तो कि हमारी स्टेट सीएम को भी नहीं मालूम है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मोदी जी वर्ल्ड फेमस प्राइम मिनिस्टर है, बट ही डोंट नो अबाउट हर कंट्री कि हमारी कंट्री में डिसेबल लोगों के साथ क्या हो रहा है। अगर ये मिल सके, या फिर मैं तो ट्राई करके आए तो है, क्योंकि बहुत ज्यादा ये चीजें अब वी कांट अफोर्ड। थैंक यू जी।
थैंक यू आप सभी का जुड़ने के लिए। हम तो यही विश करते हैं कि गवर्नमेंट मोर सेंसिटिव हो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के इश्यूज को लेके, और ये जो नेशनल फेलोशिप का इशू है फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, ये जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो। कम्युनिटी आपसे भी सपोर्ट की रिक्वायर है। ट्विटर पर इसको ट्रेंड करवाइए ताकि इस इशू को जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जाए। अगले सप्ताह फिर मिलूंगा किसी और टॉपिक पर, होगी बातचीत डिसेबिलिटी से रिलेटेड ही। तब तक दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। Bye bye. Thank you, everyone. Thanks, Danish. Thank you. Thank you so much. Chespro and ICMR are going to present India's first international mega event, Global Assistive Technology Expo and Conference 2022, GATEC, to be held on 7th, 8th and 9th December 2022 at GMR Ground, Aerocity, New Delhi. The objective of this event is to showcase modern innovations, research and market availability in assistive devices and technology to assist disabled people in India, and showcase their availability in the market by experts and scientists. There will be an exchange of ideas, sharing of information by doctors and experts through this conference. GATEC will have a huge gathering of disabled people, doctors, voluntary organizations, government undertakings, and assistive aid devices manufacturers from India and many other countries of the world. This event will help you to learn more about assistive devices and technologies used across the world. GATEC is supported by DRDO, WHO, Paralympic Committee India and Ministry of Social Justice and Empowerment. Our country partner is France. Don't forget to attend this mega event GATEC. For more information, please visit our website www.globalassistivetech.com. For details, please contact on email ID gaurav@iconex.in or call on 9910717913. अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं और डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो योगेश सोनार लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा ही कोर्स जिसमें आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग, गूगल विज्ञापन, यूट्यूब और फेसबुक मार्केटिंग, ब्लॉगिंग से रिलेटेड ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। योगेश सोनार गूगल एवं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर और कंसल्टेंट हैं और हजारों डिसेबल्ड और नॉन डिसेबल्ड को ट्रेनिंग करवाकर प्लेसमेंट दिलवा चुके हैं। इस कोर्स में डिसेबल्ड को भारी कंसेशन दिया जा रहा है और ये कोर्स हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में किया जा सकता है। मिस्टर योगेश से जुड़ने के लिए आज ही संपर्क करें। व्हाट्सएप नंबर 9595421670 या फिर मेल करें yogessonar.nmu@gmail.com पर। Brought to you by Sevalon Swasth India Mission. सही आदतें. Keep yourself protected with the 3 good habits of SMS. S. Sanitize. M. Mask. S. Social distancing. Previously used OCR apps didn't get proper formatting? Were tables or math content not correctly recognized? Want transcripts for videos or text with videos in an accessible format? Are you looking to learn and grow? iSTEM's new mobile app is here. Quickly extract text from images without worrying too much about layout or formatting. Get all content within an accessible document or image along with formatting, including multi-column documents, math content, tables, images, lists, links, headings, etc. Get transcript of any videos or visual in an audio-video accessible format. Learn and grow using set of resources right from basic assistive technology to advanced topics. Many more features coming. To download the iSTEM app from Play Store, just type in the search box i-STEM. And to download it from web portal, search on any browser www.portal.istemai.com, www.portal.istemai.com.